नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सूरज का ताप कम हो रहा था, मानसून पूरे देश में फैल चुका था। कहीं सब कुछ बहे जा रहा था, कहीं सूखा पड़ा हुआ था। पसीना देह निचोड़ रहा था। रियाया ह्यूमिडिटी की समस्या से दो चार थी। स्वयं धृतराष्ट्र और दरबारी भी ह्यूमिडिटी नाम की इस बीमारी से हलकान थे। इसी ह्यूमिडिटी के माहौल में दरबार पूरी शान से लगा था। धृतराष्ट्र ने तौलिया से माथा पोंछा, फिर आसमान पर एक निगाह डाली। अनुभव को निचोड़ कर कहा, पूर्वा चल रही है, औंस भी रहा है, लग रहा है दऊ बरसेंगे। संजय मैं दरबारी सहमति के साथ धृतराष्ट्र को ताकने लगे। तब धृतराष्ट्र ने वह बहुप्रतीक्षित सवाल संजय की ओर उछाला जिसकी उम्मीद दरबारियों और संजय को थी। आर्यावर्त में क्या चल रहा है संजय? बहुत दिनों से कोई खबर नहीं है। संजय के पास सूचनाओं की भरमार थी, लेकिन सबसे बड़ी सूचना सबसे पहले आनी थी। सो उन्होंने कहा, पूरे आर्यावर्त में एक ही चीज चल रही है महाराज, धनराज सेठ के बेटे की शादी। दुनिया भर से नचइये गवैये बुलाए गए हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र को थोड़ा धक्का लगा। धनराज सेठ के घर में शादी हुई और उन्हें पता तक नहीं चला। लगभग यही बात उन्होंने संजय से कह डाली। संजय ने कहा, महाराज आप ही दुनियादारी में व्यस्त थे, वरना धनराज सेठ के चश्मे चराग की शादी की चर्चा से शायद ही कोई बचा हो। आधा आर्यावर्त तो धनराज सेठ के दरवाजे पर द्वार पूजा कर रहा था। संजय ने अपनी बात जारी रखी, यहां तक कि डंकापति भी वरवधू को आशीर्वाद देने से खुद को रोक नहीं पाए। यह दृश्य देखकर धृतराष्ट्र थोड़ा अचंभित हुए। फिर संजय से पूछा, इतने खूबसूरत मौके पर चश्मे चराग ने रामलीला वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है? संजय ने कहा, वो सब छोड़िए महाराज, असल बात यह है कि धनराज सेठ ने बेटे की शादी में दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब खोल कर रख दिया। जानकार बताते हैं कि उन्होंने 5,000 करोड़ टके में बेटे की शादी निपटाई है। ये कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी ने कुल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दावा है कि शादी में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी शादी पर 5,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च हो रही है। एक विदेशी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी की शादी में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। धृतराष्ट्र 5,000 करोड़ टके की बात पर थोड़ा अटके, लेकिन वापस अपने पुराने पसंदीदा मुद्दे पर लौट आए। डंकापति वहां कैसे पहुंचे? संजय ने कहा, मां के चक्कर में उन्हें कंफ्यूजन हो गई। संजय की बात पर धृतराष्ट्र और बाकी दरबारी कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगे। तब संजय ने उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, दरअसल डंकापति को जाना था मणिपुर, लेकिन गफलत में वो पहुंच गए मणिपुर। संजय की यह दिल लगी धृतराष्ट्र को थोड़ा देर से समझ आई। जब समझ आई तब धीरे से वो कनखियों में मुस्कुरा दिए। इसके बाद संजय ने इस भव्य बैंड बाजा बारात का दूसरा पहलू सामने रखा। महाराज शादी में शामिल हुए इस चेहरे को थोड़ा तवज्जो दीजिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, यह चेहरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संजय ने कहा, पूरे महाराष्ट्र में धनराज सेठ की शादी के हल्ले हैं। इस चर्चे में कुछ जरूरी चर्चे गुम हो गए हैं।
उन जरूरी चर्चों की जवाबदेही इन्हीं श्रीमान महोदय की है। महाराष्ट्र बीते एक हफ्ते में भीषण बारिश की तबाही से छिन्न भिन्न हो गया है। ठाणे में बारिश के चलते कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया, तो वहीं रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पालघर में तेज बारिश के चलते दिहर्जी नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब गया। तस्वीर देखिए किस तरह से पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। पुल टूटने से पालघर और मनोरवाड़ा के बीच का संपर्क टूट गया है। मुंबई की बात करते हैं, कई इलाकों में आज भी भारी बारिश यहां पर हो रही है और बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। अंधेरी सबवे पर भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण वहां यातायात बंद है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। रविवार को इलाके में बादल फटने जैसी बारिश हुई और इस दौरान रायगढ़ किला में घूमने वाले पर्यटक तेज बहाव में फंस गए। संजय जारी रहे और ये महोदय मस्त धनराज सेठ की शादी में कड़क कड़क कर झय्यम झय्यम कर रहे थे। रियाया रिरियाती रहे, क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के जनवादी मन को धक्का लगा। उन्होंने कहा, यह तो ठीक नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के मुंह से यह शब्द फूटे और संजय ने उसे लपक लिया। और भी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं हुआ। मसलन धनराज सेठ के बेटे की शादी में समाजवाद पूंजीवाद के दरवाजे पर पानी भरता नजर आया। इस दृश्य की कल्पना करके धृतराष्ट्र के मन में कई कौतूहल उत्पन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या दुनिया कुछ बदल गई है या कि सियासत कुछ यूं रुख अख्तियार कर चुकी है जहां पूंजीवाद और समाजवाद एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसा हुआ तो बाबा कार्ल मार्क्स की आत्मा कलप कलप कर मर जाएगी। संजय ने कहा, आप बाबा कार्ल मार्क्स और बाबा लेनिन की दुनिया में फंसे हैं। ये बाबा रामदेव का काल है। यहाँ पूंजीवाद और आध्यात्मवाद की खिचड़ी पक चुकी है। धनराज सेठ की शादी में गिलोय का जूस और शिलाजीत का शॉट मारकर बाबा रामदेव ने जो परफॉर्मेंस दी, वह पूंजीवाद और आध्यात्मवाद का बेजोड़ कॉकटेल बन गया। यह सुनकर धृतराष्ट्र मानस की एक चौपाई गुनगुनाने लगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत और अनंता वाली बारीकी को संजय ने पकड़ लिया और लगे चिल्लाने, यूरेका यूरेका, यही नाम है महाराज, यही नाम है धनराज सेठ के बेटे का। क्या माहौल था। पूड़ियाँ, हलवा, मेवे वाली खीर, बनारसी पान, 20 मील की शरबत, कचौड़ी, हजारों पकवान, हजारों मेहमान, यहाँ तक कि तिहाड़ शिरोमणि भी पहुंच गए थे। बस यही एक आदमी शादी में जाने से रह गया। टीवी पे आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मन बैठ गया। वो धनराज सेठ के लिए कहना चाहते थे कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन शौक का रायता बनाकर उसमें वोडका का शॉट डालकर अवोकाडो का पल्प फेंटने की क्या जरूरत, इतना भद्दई करने की क्या जरूरत। इससे जो तैयार होगा वह न कॉकटेल रहेगा न रायता। लेकिन धृतराष्ट्र ने यह सब कहा नहीं, सिर्फ सोचा और सोचते सोचते वह खड़े हो गए। धनराज सेठ की बेटे की शादी के मुद्दे पर ही सभा बर्खास्त हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। आप इन दिनों अक्सर मीडिया को लेकर शिकायत करते हैं कि यह अपना काम ठीक से नहीं करता। इसकी वजह है मीडिया की सरकारों और कॉरपोरेशन पर निर्भरता। मीडिया के बड़े हिस्से की आय सरकारों के विज्ञापन से जुड़ी है। जाहिर है सरकारें और कॉरपोरेशन विज्ञापन की आड़ में मीडिया की बाह मरोड़ते हैं। इसका नतीजा होता है मीडिया जनहित से समझौता करता है। इसका एक विकल्प है सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया। न्यूज़ लॉन्ड्री इसी सोच के साथ काम करने वाला एक मीडिया संस्थान है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप जनहित की पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। पत्रकारिता को विज्ञापन के चंगुल से आज़ाद भी कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक और बात, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी इस मुफ्त की मदद से हमारा वीडियो और बढ़िया पत्रकारिता करने का हमारा हौसला बढ़ेगा। आप कमेंट करें,
सुझाव दें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएं। हम फिर से खबरों पर लौटते हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आमंत्रित तमाम अतिथियों, सेलिब्रिटियों, उद्योगपतियों, हीरो हीरोइनों के बीच एक आमंत्रित अतिथि तिहाड़ शिरोमणि भी थे। इन्होंने समारोह स्थल से कुछ तस्वीरें खुद ही भेजी। उनमें एक तस्वीर खलिहर औरी के साथ भी शेयर की। आपको ये फोटो दिखाना मकसद नहीं था, इस फोटो के साथ सुधीर ने जो लिखा उसे पढ़ाना मकसद था। Met the one and only Auri Avatramani at #Ambani Wedding. तो तिहाड़ शिरोमणि औरी के बारे में लिख रहे हैं कि वन एंड ओनली। इस औरी के बारे में जो खुद कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, बस धरती पर आ गया हूं तो समय काटना है, समय काट रहा हूं, मैं बस लिवर हूं। सोशल मीडिया पर पैसे लेकर शादियों को प्रमोट करता हूं। You go for a jog, you're a jogger. You paint, you're a painter. I'm living, I'm a liver. I am here to live. I'm living. Yeah, I'm a liver. I'm a liver. तो इस तरह के खलिहर आदमी के साथ फोटो खिंचवाकर तिहाड़ शिरोमणि उसे वन एंड ओनली घोषित कर रहे हैं। और जो लड़के लड़कियां अपनी मेहनत से एक अदद नौकरी के लिए कशमकश कर रहे हैं, लाइन में लगकर पसीना बहा रहे हैं, उन्हें ये सोशल मीडिया पर जवानी बर्बाद करने वाला आलसी बता रहे हैं। भारत के युवा अभी प्रतिदिन औसतन 5 घंटे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हर दिन 5 घंटे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो ऑनलाइन डेटिंग पर व्यस्त हैं। हमारे देश के जो युवा हैं वो रील्स देखने में या रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वो मनोरंजन में व्यस्त हैं। लेकिन अगर वो ये सब करते रहेंगे तो फिर परिश्रम कब करेंगे? तिहाड़ शिरोमणि की ये अदा हो चली है। इन्होंने पत्रकारिता में एक नई विधा को जन्म दिया है। भाजपा हार जाए तो जनता को गरिया दो, लोग नौकरी मांगे तो उन्हें ये कहकर गरिया दो कि तुम तो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं। युवा नौकरी के लिए लाइन लगाएं तो उन्हें सोशल मीडिया पर जवानी बर्बाद करने वाला लौंडा घोषित कर दो। बस मेरे प्रभु गिरधर नागर से कोई सवाल न पूछो। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जनसंख्या असल में सारी समस्याओं की जड़ है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच हमारे देश के लोग टिप देने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, शराब खरीदने में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और हिल स्टेशंस पर जाकर पार्टी करने में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, या फिर दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को माफ कर दिया है और भ्रष्टाचारियों को अब उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। हिंदू प्रदेश से आई ये वाली तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अव्वल तो ये उस मॉडल की पोल खोलती है जहां देश भर में अमृतकाल आने से पहले ही राम राज्य आ चुका था। बाघ और बकरियां एक ही घाट पर पानी पी रहे थे, सिर्फ मुसलमान नहीं पी सकते थे। मुसलमान वहां आज भी अलग घाट पर पानी पीते हैं। अब तो उनके लिए बचे खुचे घाट भी बंद किए जा रहे हैं। पता नहीं ये वाली खबर आपको मिली या नहीं। हिंदू प्रदेश के भावनगर जिले में एक कस्बा है पालिताना। इस शहर के म्युनिसिपैलिटी और शहरी प्रशासन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कस्बा देश का नहीं, दुनिया भर का पहला नगर बन गया है जहां मांसाहारी खाने पर प्रतिबंध लग चुका है। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। यह खबर आपको निगलने और पचाने में थोड़ा दिक्कत करेगी। इसे धीरे धीरे उदरस्त कीजिए। पालिताना कस्बे में सिर्फ मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर मांस, मछली, अंडा खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी पागलपन को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित पालिताना शहर मांसाहारी भोजन को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला शहर बनकर उभर रहा है। गुजरात सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें भावनगर स्थित पालिताना शहर में मांसाहारी भोजन और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इस फैसले की कहानी भी दिलचस्प है। कस्बे में रहने वाले 200 जैन साधुओं ने एक दिन निर्णय कर लिया कि वो मांसाहार का विरोध करेंगे, शहर में मांस की दुकानों का विरोध करेंगे। जैन साधुओं के इस दबाव के आगे शहर के प्रशासन ने घुटने टेक दिए और मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन यह नौटंकी का अंत नहीं है। इस नौटंकी को दीर्घकालिक विस्तार दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। माननीय पटेल जी ने पालिताना में मांसाहारी खाने और बेचने पर प्रतिबंध को अपना समर्थन दिया है और इस समर्थन के पक्ष में जो तर्क दिया है उसे सुनकर आप अपना सिर किसी दीवार में भी भिड़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया समर्थन।
पालिताना शहर में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी समर्थन मिला है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य व्यस्त क्षेत्रों में मांस की दुकानों के जमावड़े के कारण होने वाली यातायात की भीड़ को कम करना भी है। माननीय पटेल जी के मुताबिक प्रशासन का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मांस की दुकानों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना है। मांस की दुकानों के कारण शहर में ट्रैफिक लग रहा है। दूरदर्शी इलाज है, खाने ही न दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। यह मुख्यमंत्री का तर्क है। एक तर्क और भी है, संविधान का अनुच्छेद 21। इसे मैं अपनी तरफ से बांचूं, इससे बेहतर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुछ बरस पहले की गई एक टिप्पणी को बांच देता हूं। जस्टिस AP शाही और संजय हरकौली की खंडपीठ ने कहा था, संविधान का 21वां अनुच्छेद लोगों के जीवन के अधिकार के तहत खाने पीने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए इस पर रोक लगाना सही नहीं है। अवैध बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई का असर मांसाहार बेचने वालों पर भी हुआ है। अगर मांसाहार की बिक्री का लाइसेंस नहीं है तो इन्हें लाइसेंस तत्काल देना सरकार का काम है। सरकार इसमें मदद करे ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री मुहैया करवाई जा सके। यह बयान पूरी स्पष्टता से मुद्दे को हल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते वक्त संविधान की शपथ नहीं ली थी, किसी और किताब की शपथ ली थी। यहाँ तो हाईकोर्ट के जज ने राह दिखाई थी, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के एक और जज ने शुचिता, नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपनी ही नैतिकता को बेच खाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज रहे रोहित आर्य रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर ही भाजपा में शामिल हो गए। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। रोहित आर्य भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के शरणागत हुए। उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। रोहित आर्य इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि उनकी चर्चा हो रही है? ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जज रहते हुए इन्होंने एक से बढ़कर एक न्याय बांटे। 2020 में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को इन्होंने इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह और उसकी पत्नी रक्षाबंधन के दिन पीड़ित महिला के घर जाएंगे और उससे अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। इसके लिए आर्य महोदय की आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने नीलकंठ की तरह सारी आलोचना विष समझकर पी लिया। दरअसल उज्जैन की एक महिला ने अपने पड़ोसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। अप्रैल में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जब इस मामले में आरोपी ने इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से जमानत मांगी तो कोर्ट ने बदले में अनोखी शर्तों को रखा, जिसके हिसाब से रक्षाबंधन के दिन आरोपी को पीड़ित के घर जाना होगा। आरोपी की पत्नी भी पीड़ित के घर जाएगी, जिसके बाद आरोपी पीड़ित से राखी बंधवाने की गुहार करेगा। एक तरफ राखी बंधवाकर वो जमानत बांट रहे थे, दूसरी तरफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत से इनकार कर रहे थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके दोस्त नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुनव्वर और उनके 4 साथी 2 जनवरी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ये दोनों उस अपराध में जेल भेजे गए थे जो उन्होंने किया ही नहीं था, बल्कि उस अपराध का आकलन करके एक कार्यकर्ता ने फर्जी FIR दर्ज करवा दी थी। उस मामले में जज साहिबान ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तुम खाओ बुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। ऐसे दिव्य न्यायप्रिय रोहित आर्य जी भाजपा के शरणागत हुए तो उनकी न्यायप्रियता पर एक टिप्पणी तो बनती ही है। लोग इस शुचिता और पवित्रता की शपथ खाएंगे। हम एक बार फिर से घोघा बसंत दरबारी मीडिया और हुड़कचुल्लू एंकराओं की दुनिया पर नजर मार लेते हैं। आपको याद होगा, महीना भर पहले लखनऊ के अकबरनगर कॉलोनी पर बुलडोजर चला था। उस वक्त लगभग सभी हुड़कचुल्लू एंकराओं ने एक नजर से देखने वाली योगी सरकार की न्यायप्रियता का स्तुतिगान किया था। लखनऊ के अकबरनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। चौथा दिन भाईजान भड़क गए। लखनऊ में कोकरेल नदी पर किए गए सभी प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। इसमें रिहायशी इमारतें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे जिन्हें तोड़ा गया है। 10 दिनों के आखिरी एक्शन के तहत बीती रात योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर ने वहां की 4 मंजिला मस्जिद को गिरा दिया। अब कहां अकबर और कहां नगर, सब सन्नाटा हो गया।
और उसी हाईकोर्ट के फैसले से लखनऊ में एक बार फिर से बुलडोजर चला। इस बार हुड़क चुल्लुओं की इच्छा है कि न्याय की नजर इकहरी नहीं होनी चाहिए, दो आंख भी हो जाए तो क्या बुरा है। करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से यहाँ रहने वाले लोग होने वाले बुलडोजर एक्शन से परेशान है, लेकिन अब अपने आशियाने को बचाने के लिए यहाँ लोगों ने नया तरीका खोज निकाला है। लोगों का आरोप है कि जहाँ नगर निगम बिजली बिल, पानी बिल वसूल रही है, सड़क नाले जहाँ बने हुए हैं, वहाँ अचानक ये कार्रवाई कैसे हो सकती है। ये देखिए, एक पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री पेपर है ये, और ये इनका बड़ा मकान है और ये कह रही है कि ये लीगल है। अब इन्हें इतने सालों बाद अवैध किस आधार पे कहा जा रहा है। आप तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे, ये बुलडोजर है। हमारे घर में लोगों ने पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर कह ढा देंगे। यह बदलाव इसलिए कि अकबरनगर में मुसलमान रहते थे और पंतनगर हिंदू बहुल है। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो। कुछ तो ईमान बचा लो अपना और अपने पेशे का। जब बुलडोजर चलते हैं तब लोगों के सिर्फ घर नहीं टूटते, जिंदगियां टूट जाती हैं, सपने टूट जाते हैं। लेकिन तुम नीचता की हद करते हुए उसमें हिंदू मुसलमान का घर खोज लाते हो। याद है आपको जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहे थे, तब अंजना ओम कश्यप बड़ी मासूमियत से सवाल पूछ रही थी, आधा क्यों तोड़ा, पूरा क्यों नहीं तोड़ा। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है। अभी इसका ऑर्डर नहीं है। अब इसका नहीं है, जितना का ऑर्डर है उतना ही गिराते हो आप लोग। इसको पूरा नहीं गिराया। आज वही आज तक पीड़ितों के आंसू पोंछ रहा है। वो सरकारों और प्रशासन से न तब सवाल पूछ रहा था, न अब पूछ रहा है। जो योगी सरकार, जो एलडीए आज बुलडोजर चला रही हैं, वो तब कहाँ थे जब इन जमीनों पर हजारों हजार मकान बन रहे थे। तुम्हारी लफंगई तुम्हें ये सवाल पूछने नहीं देती। तुम सांप्रदायिक जॉम्बी की तरह मुसलमानों से अलग और हिंदुओं से अलग बर्ताव की कुकुरझोंझों में लिप्त रहते हो। यही तुम्हारी नियति है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एबीपी न्यूज से है, जिसे आप तक पहुंचाया है दिव्यांकर तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले इन दिनों भारी बारिश के चलते पैदा हुई बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के चलते अपने घरों में फंसे लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। शहर के अंदर पानी घुस गया है और जिसके बाद तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह नज़र आ रही हैं। आवास विकास जो कॉलोनी है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से नहीं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग अपना सब लोग मिलजुट करके और यहाँ पर आए लोगों का सहयोग करने के लिए। जो भी सहयोग कर सकते हैं, लोगों को पानी से बाहर निकाल करके उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। सरकार और प्रशासन या इन इलाकों में नहीं पहुँच रही है क्या, जो आप लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? पहुंच रहे हैं वो भी लोग, मगर यानी कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग खुद देख रहे हैं, कर रहे हैं आके, क्योंकि हमें लोग भी इंसानियत के लिए सबको करना है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।